हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग ऊर्जा के साथ हुआ है और जो सबसे पहले प्रयास करेगा, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, वही सबसे जल्दी अपने जीवन को सही आकार दे पाएगा। मैं इस वीडियो में डॉक्टर कलाम जी की उपलब्धि और कारनामों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उनके जीवन की एक वैसी घटना के बारे में जो उनके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। जो बनना चाहते थे कुछ और, लेकिन उस घटना की वजह से बन गए कुछ और। कलाम जी कहते हैं कि MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद मैंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलौर में दाखिला लिया और मैं वहां से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकला। मेरा बचपन का सपना आकाश में विचरण करने का था, इसलिए मैं जब भी किसी सारस पक्षी को समुद्र के ऊपर मंडराते देखता या फिर किसी पक्षी को आकाश में उड़ते देखता तो मेरे मन में एक अलग सा उद्वेलन उत्पन्न होता और मेरा पूरा शरीर सिहर उठता। मुझे ऐसा लगता कि मैं भी उनके साथ उड़ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये कहते हुए खुद को तसल्ली देता कि कलाम, अभी तेरी योग्यता नहीं हुई है उड़ान भरने की, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तू इन पक्षियों से भी ऊंची उड़ान भरेगा। और आज वह मेरा सपना मेरे आंखों के सामने था। HAL करने के बाद बिना कोई देर किए इंडियन एयरफोर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गया। मैं काफ़ी रोमांचित था, केवल इसलिए नहीं कि मेरा सपना अब साकार होने वाला था, बल्कि इसलिए भी कि शायद मेरी गरीबी अब दूर हो जाएगी। मुझे इंटरव्यू के लिए देहरादून बुलाया गया। मैं काफ़ी खुश था, लेकिन मन में एक डर सा भी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए हम सभी 25 थे, लेकिन उनमें से केवल 8 का ही चयन करना था। इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि मेरा नंबर 9वें स्थान पे, यानी मैं चयन बोर्ड से बाहर हो गया था। मुझे काफ़ी आघात लगा। मेरा सपना मेरे आंखों के सामने से ओझल होते दिख रहा था। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे होंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे जो जवाब चाहते थे, और इन्हीं की तलाश में मैं वहाँ से निकल पड़ा और ऋषिकेश पर्वत पे जा पहुँचा। मैं वहाँ कब पहुँचा मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं अंदर से काफ़ी दुखी था। आखिर अल्लाह इतना कठोर कैसे हो सकता है? यदि वह हम सभी से प्रेम करता है और हम सभी उसके संतान हैं, तो फिर हमें अपने सपने के साथ क्यों नहीं जीने देता? क्यों दुख देता है हम सभी को? जैसे जैसे मेरे मन में सवाल बढ़ते जाते, वैसे वैसे मैं और दुखी होते जाता। बगल में मुझे एक खाड़ी दिखी जिसमें स्वामी शिवानंद के एक कुटिया थे, और जब मैंने उसमें प्रवेश किया तो मैंने पाया कि स्वामी शिवानंद के साथ कई साधु समाधि में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैंने स्वामी शिवानंद से मिला। मैं उनकी एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव को देखकर दंग रह गया। मैंने अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा सा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। आगे मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे उदासी का कारण पूछ लिया। मैं सोचने लगा कि इन्हें कैसे पता कि मैं उदास हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये मत पूछना कि ये मैंने कैसे जाना। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में नहीं चुने जा पाने की असफलता के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने थोड़ा मुस्कुराया। उनके मीठे मुस्कान को देखकर अब मेरा मन भी शांत हो चला था। उन्होंने धीमे और गहरे स्वर में कहा कि बेटा, हर समय वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तुम्हें नियति के संकेतों को समझना होगा। शायद नियति ये नहीं चाहती कि तुम वायुसेना का एक पायलट बनो। नियति तुम्हें क्या बनाना चाहती है ये अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना याद रखो कि नियति ये पहले ही तय कर चुकी है। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। अपनी इस असफलता को भूल जाओ। असमंजस से निकलकर अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो और खुद को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद मेरी सारी चिंताएं अब दूर हो गई थी। मैं दिल्ली वापस आ गया और नौकरी की तलाश करने लगा, और मुझे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTD&P की नौकरी मिल गई। उसमें मुझे 250 रुपया पर डे मिलते थे। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक के सहायक पद पर नियुक्त हुआ था। मैंने सोचा कि यदि मेरी यही नियति है तो इसे होने दिया जाए। मुझे अब काफ़ी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन न होने का दुख अब मैं भुला दिया था। मैं यही सोचा करता, मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा तो क्या हुआ, कम से कम उसे उड़ने लायक बनाने में तो मदद कर ही रहा हूँ। नौकरी के पहले साल में है मैंने एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन बनाने में सफलता हासिल की। विमानों के रख रखाव के अनुभव के लिए मुझे कानपुर भेजा गया। वहाँ MK1 विमान परीक्षण का काम चल रहा था, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। और पुनः दिल्ली आकर मैंने डार्ट लक्ष्य का डिजाइन तैयार किया तथा ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और विमान उतारने के प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया, और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों, यही थी उनकी अनोखी कहानी। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यदि वे एयरफोर्स के पायलट बन जाते तो क्या होता,
या फिर पहली असफलता पर ही हार मानकर बैठ जाते तो क्या होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़ना ही चुना और पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस जैसे कई मिसाइल बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उन सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम जिस चीज को खुद के लिए बेस्ट समझते हो शायद वो बेस्ट हो ही नहीं और नियति हमारे लिए कुछ और ही तय कर रखी हो। तो यदि आप भी टूटे या हारे हुए महसूस करते हैं तो टेंशन ना लें। बीते कल में मिली असफलता और गम को भूल जाएं और अपने सही उद्देश्य की तलाश करें। नियति के संकेतों को समझें और उस पर काम करें। और यदि आपको लगता है कि जो मैं कर रहा था या फिर जिस चीज को पाने की कोशिश मैं कर रहा था वही मेरे लिए सही है तो उसे पाने की एक बार फिर कोशिश करें। जीवन में कभी हार न माने क्योंकि आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। ऐसे कलाम जी को पूरे भारत मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आपका उस पर क्या राय है और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।